यह कितना मज़ेदार तथ्य है कि आपने सुना होगा कि पहले भारत के बारे में कि भारत ऊर्जा का आयातक देश रहा है, लेकिन चंद ही वर्षों में भारत ऊर्जा का निर्यातक देश बन गया है। भारतीय समाज में एक प्रचलित कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि कभी गाड़ी नाव पे और कभी नाव गाड़ी पर। वास्तव में वही स्थिति उत्पन्न हुई है और पूरे विश्व का ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। कोरोना ने तो पूरी दुनिया के लिए एक नई प्रकार की चुनौती पेश की और पूरी दुनिया की व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत हो गई, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी तरीके से यूरोपीय देशों को और पश्चिमी देशों को पस्त कर दिया है और उनके लिए जैसे लगता है चुनौतियों का पहाड़ लेकर आया है। वैसे भी कहा जाता है कि जैसे बाढ़ नदियों की दिशा को बदल देती है, उसी प्रकार से जो बड़ी घटनाएं, बड़ी आपदाएं और युद्ध किसी देश की दिशा को भी बदल देते हैं और लगता है कि भारत के सौभाग्य की शुरुआत हो चुकी है। जिस रूस और यूक्रेन युद्ध को दुनिया के लिए और यूरोपीय देशों के लिए संकट माना जा रहा है, वही रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए एक बहुत अनुकूल संभावना उत्पन्न की है और भारत अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयातक के बजाय बड़े स्तर पर निर्यातक देश बनता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ये कब कैसे हो गया और कब हो गया। यही है इकोनॉमी का खेल और यही जानते हैं जिंदगी में भी ऐसा खेल होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने परिश्रम में लगे रहिए, अपने मेहनत में लगे रहिए। कब आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी, कब आपकी किस्मत पलट जाएगी, कोई नहीं जानता। वास्तव में जीवन रहस्यमय है। आइंस्टीन ने भी स्वीकार किया। आइंस्टीन कहा करते थे कि मुझे पहले लगता था, जब मैंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने काम की शुरुआत की तो मुझे लगता था कि एक न एक दिन हमारे ही जीवन में विज्ञान के माध्यम से हम प्रकृति की सारी घटनाओं को और उनकी व्याख्याओं को जान जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जबकि मैं अब जीवन के अंत समय में आ चुका हूं और हमारा जीवन अब कुछ महीने वर्षों का है और मुझे यह लग रहा है कि विज्ञान से हम कितना कम जान पाए, हम थोड़ा भी नहीं जान पाए। आइंस्टीन भी हताश थे। तो मानव जीवन इसी तरीके से संदेश देता रहता है और अब यह देश के लिए भी देखा जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखें, आप सभी लोग जानते होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने जो है G7 के नेतृत्व में रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि रूस से कोई भी यूरोपीय देश, अमेरिका और कोई भी विकसित देश तेल का आयात नहीं कर सकता। और रूस ही यूरोप के देशों में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर था, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा सप्लायर था। और चूंकि रूस का तेल सस्ता था, रूस की गैस सस्ती थी, इस नाते यूरोप में बिजली बनाने में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस का प्रयोग होता था और यूरोप में सस्ती बिजली को पूरा यूरोपीय देश एंजॉय कर रहे थे, विलासितापूर्ण और जो है सुख सुविधाओं से भरे जीवन को जी रहे थे। लेकिन G7 के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने जो है रूस पर प्रतिबंध लगाया और यूक्रेन का पक्ष लेने का निर्णय लिया, जिसके नाते रूस की सारी सप्लाई जो है यूरोप को बंद हो गई। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि यूरोपीय देशों ने भारत पे भी दबाव डाला कि भारत भी रूस से तेल ना खरीदे, क्रूड ऑयल ना खरीदे। और दिसंबर में आपने देखा होगा, दिसंबर 2022 में भारत के विदेश मंत्री, जो बड़े ही टैलेंटेड और बहुत ही लोकप्रिय पूरी दुनिया में विदेश मंत्री बन चुके हैं, उन पर दबाव डाला जर्मनी के विदेश मंत्री ने कि आप जो है रूस से तेल ना खरीदें। यद्यपि वो बड़े हाजिर जवाब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रूस जितना पिछले 9 महीनों में तेल खरीदा है, यूरोप ने जितना पिछले 9 महीनों में तेल खरीदा है, भारत ने उसका 6वां हिस्सा भी रूस से नहीं खरीदा है। आप पूरे यूरोप की समस्या को, पूरी दुनिया की समस्या मानने की विचारधारा को छोड़ दीजिए। आप ऐसा मत मानिए कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं। इस मानसिकता से बाहर आइए। तो खैर, उनके जवाब के नाते सब लोग अवाक रह गए और भारत के विदेश मंत्री जानते हैं वहाँ के पेपरों में छपे। लेकिन एक नई घटना इस दौर में क्या हुई कि भारत ने अपना जो तेल आयात था, जो पहले वो पश्चिमी देशों से, अरब के देशों से मंगाता था, सऊदी अरब से, इराक से या UAE से, ओमान से,
इन सब क्षेत्रों के बजाय भारत ने रूस से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और दूसरा फ़ायदा रूस के साथ ये हुआ कि रूस के साथ तेल खरीदने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने में हमें डॉलर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, हम रुपए में तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो है अपनी मुद्रा के उपयोग के लिए सहमति बनी। रूबल और रुपए का उपयोग दोनों में चल रहा है, तो भारत के लिए यह भी बहुत आसान हो गया कि हमें तेल खरीदने के लिए डॉलर भी नहीं चाहिए, और रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाना, कमीशन देना, उससे भी आयात बढ़ जाता था। तो भारत ने बहुत तेज़ी से अपने आयात को बढ़ाया, और आज भारत की कुल पेट्रोलियम आयात का 35% आयात रूस से हो रहा है। और इतना अधिक आयात हो रहा है कि हमारी घरेलू ज़रूरत की क्षमता, जो हमारी घरेलू क्षमता है, घरेलू ज़रूरत है, घरेलू मांग है, उससे बहुत ज़्यादा हम तेल मंगा रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास पहले से ही बड़ी बड़ी रिफाइनरी थी। भारत को पूरी दुनिया में रिफाइनरी के देश के रूप में भी जाना जाता है, और आप जानते होंगे जामनगर की जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो हमारे पास रिफाइनिंग की क्षमता हमारे घरेलू मांग से ज़्यादा थी। तो भारतीय प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया, रूस से आयात किए जाने वाले क्रूड ऑयल को रिफाइन कर करके यूरोपीय देशों को बेचना शुरू किया, और भारत पेट्रोलियम का बहुत बड़ा सप्लायर बन गया देखते ही देखते 2022 और 23 के इन 3-4 महीनों के दौर में। और न केवल भारत सप्लायर बना, बल्कि भारत जो है भारत जो है यूरोपीय देशों के लिए उद्धारक भी बना। आप कहेंगे उद्धारक कैसे? आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, और महंगाई से सारे यूरोपीय देश, अमेरिका, कनाडा सब जूझ रहे हैं। और इस महंगाई में और जो महंगाई बढ़ने का कारण है यूरोप में, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और बिजली की कीमत है। यूरोप में 35% बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, और बिजली बनती है पेट्रोलियम उत्पादों से, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बहुत महंगा हो गया है, जिसके नाते बाकी खाद्य पदार्थ और सारे उत्पादन महंगे हो गए हैं। ऐसे में यूरोपीय देश, फ्रांस देखिए, जर्मनी देखिए, ब्रिटेन देखिए, सब वहाँ का समाज तबाही से जूझ रहा है। ब्रिटेन में आए दिनों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरिस में बड़ा प्रदर्शन का अभी नेतृत्व हुआ महंगाई के खिलाफ, आपने देखा। इन सभी का कारण है कि यूरोप की आर्थिक व्यवस्था, यूरोप की आर्थिक गतिविधियाँ महंगी हो गई हैं। ऐसे में भारत ने अपने जो रूस से सस्ता क्रूड ऑयल का आयात कर रहा है उसको रिफाइन करके यूरोपीय देशों को उपलब्ध कराया, जिसके नाते यूरोप में होने वाले ऊर्जा संकट को रोकना संभव हुआ, यूरोप में होने वाले बिजली संकट को रोकना संभव हुआ, यूरोप में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की महंगाई को रोकना संभव हुआ। यूरोप के देशों और नागरिकों को लगने लगा कि भारत उसे सांसें सौंप रहा है, भारत उसे श्वास लेने के लिए अवसर उपलब्ध करा रहा है। सोचिए, जो यूरोपीय देश भारत को रूस से तेल आयात के लिए मना कर रहे थे, वही अंदर अंदर भारत के साथ समझौते करके ज़्यादा से ज़्यादा तेल कैसे प्राप्त कर लिया जाए, इस पूरे जानते हैं प्रयास में लगे हुए हैं, और अपने लिए ज़्यादा तेल सुनिश्चित करना चाहते हैं। भारत पेट्रोलियम का इंटरमीडिएटरी एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है, एक मध्यवर्ती निर्यातक देश बन गया है, और भारत पूरी दुनिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट का एक जो है इंटरमीडिएटरी मार्केट बन गया है, और ग्लोबल सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाने लग रहा है। और इसी नाते यूरोप के देश भारत से अलग अलग वार्ता कर रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के लोगों के साथ, दूतावासों के साथ, भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब आप सोचिए, भारत की का एक नया आकर्षण का केंद्र जो है ऊर्जा के मामले में बन गया। ये हम सभी लोगों के लिए जानते हैं एक टर्निंग पॉइंट जैसा दिखता है, और आश्चर्यजनक भी लगता है कि एक आयातक से हम निर्यातक देश बनने की तरफ मुड़ गए, और एक सिचुएशन ने ऐसा बना दिया, रूस यूक्रेन युद्ध ने बना दिया, और रूस यूक्रेन युद्ध से ज़्यादा यूरोपीय देशों और अमेरिका के जिद ने बना दिया कि G7 के नेतृत्व में उसने निर्णय लिया कि वह रूस से अपने आयात को रोकेगा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आयात और नेचुरल गैस के आयात को उसने बंद कर दिया, और अपने लिए ही मुसीबत खड़ा कर दिया। लगभग कालिदास की तरह उसने फैसला किया कि जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। कालिदास काट रहे थे, और यूरोप ने भी वही डाल काटी जिस डाल पर वो बैठी हुई थी, लेकिन उसी डाल को थून ही देने का
या समर्थन देने का काम जो है, या उसको जो है सहारा देने का काम भारत कर रहा है, और भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी उत्पन्न हो रहा है। अब आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत अगर अपने रिफाइनरी क्षमता को इसी बीच में और बढ़ा ले तो भारत एक परमानेंट मार्केट बन जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात का। और रूस के लिए मजबूरी है, उसे अपना कच्चा तेल बेचना है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और भारत उसके लिए एक विश्वसनीय देश है। वैसे भी आप जानते हैं दुनिया में 3 सबसे बड़े ऊर्जा के आयातक है। सबसे बड़ा आयातक चाइना है, दूसरा बड़ा आयातक यूएसए है, और तीसरा बड़ा आयातक भारत है। और भारत अपनी ज़रूरत का इस समय 75 से 80% आयात कर रहा है, और ये बढ़ा करके रूस के साथ और भी ऊपर लेवल तक ले जा सकता है। ऐसे में अपने लिए एक नए संभावनाओं का दरवाज़ा खोल सकता है, भारत के निर्यात में भी व्यापक वृद्धि ला सकता है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, और इस तरीके से भारत के लिए नए संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। तो आज की इस श्रृंखला में हम लोगों ने इसी विषय पर बात किया ताकि आप इस मुद्दे को समझें, इस जो है महत्वपूर्ण घटना को समझें, और एग्ज़ाम में आने वाले इससे जुड़े हुए प्रश्नों से आप रूबरू रहें और इस पर अपने माइंडसेट को बनाकर रखें, अपने मन स्थिति को तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार। पुनः कल हम लोग नए विषय पर मिलेंगे और बातचीत करेंगे।